सर और आपका वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल पर जो है एकेडमिक प्रदीप केमिस्ट्री क्लासेस। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 12 का यूनिट 11, जिसमें है अल्कोहल्स, फिनाल और ईथर। इसमें मैं अल्कोहल्स चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूं और फिनाल यहाँ पर करेंटली मैं पढ़ा रहा हूं। तो फिनाल में जो टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं वो है रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स। तो चलिए हम जल्दी से आज स्टार्ट करेंगे रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स, और इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फिनॉल, इसमें क्या होता है, द OH ग्रुप अटैच टू द बेंजीन रिंग विच इज रिंग एक्टिवेटर एंड एक्टिवेट्स रिंग फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यानी कि जो OH ग्रुप होता है और वो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच होता है, तो उसे हम लोग उस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं फिनॉल। और फिनॉल में OH ग्रुप जो है प्रेजेंट होता है, मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं जब मैंने फिनाल का स्ट्रक्चर पढ़ाया था और वहां पे फंक्शनल ग्रुप भी बताया था। तो OH ग्रुप जो होता है वो रिंग एक्टिवेटर होता है, ठीक है। रिंग एक्टिवेटर होता है, जिससे क्या हो जाता है कि रिंग एक्टिवेट हो जाती है और इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन या इलेक्ट्रोफाइल्स के लिए ये अटैक के लिए रिंग तैयार हो जाती है। तो फिर इट डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इन द रिंग एज these position become electron rich due to the resonance effect caused by OH group। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब फिनॉल किसी से भी रिएक्ट करेगा, ठीक है, और वो जो ग्रुप जो आएगा, ठीक है, जो अटैक एजेंट आएगा वो या तो आर्थो पे जाएगा या पैरा पोजीशन पे जाएगा, क्योंकि रिंग की जो आर्थो और पैरा पोजीशन है वहां पर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन रिच होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन रिच। कौन सी पोजीशन? आर्थो और पैरा पोजीशन जो होती है वो इलेक्ट्रॉन रिच होती है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस इफेक्ट के कारण ऐसा होता है कि OH ग्रुप की जो आर्थो पैरा पोजीशन होती है वो इलेक्ट्रॉन रिच हो जाती है। ये डिस्कस हम पहले भी कर चुके हैं। हम एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था, जिससे पहला वाला टॉपिक था, उसमें हम इस बारे में बता चुके हैं कि रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, उससे क्या क्या होता है। एक बार मैं फिर से आपको जल्दी से बता देता हूं कि यहाँ पर क्या होता है कि जो फिनॉल है, जो OH होता है वो H यहाँ से चला जाता है, तो H का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाता है, यानी कि यहाँ पर जो H लगा होता है वो चला जाता है, H पॉजिटिव के फॉर्म में निकल जाता है। इसीलिए फिनॉल क्या होता है, एसिडिक होता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इससे प्रीवियस लेक्चर में, उसको आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। फिर यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो क्या होते हैं कि इस रिंग पे जो है आ जाते हैं, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है और इससे जो है इलेक्ट्रॉन रिंग में चला जाता है। यानी ये इलेक्ट्रॉन को रिंग मतलब रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और इससे रिंग जो है एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है। जब रिंग एक्टिवेट हो जाती है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये वाला बॉन्ड था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पर ज्यादा हो जाने के कारण ये वाला जो है बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई और माइनस चार्ज आ गया। अब ये माइनस चार्ज जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ये यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने के कारण यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा। इस तरीके से क्या होगा, रेजोनेंस के तरीके से बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते जाएंगे, और जब शिफ्ट होते जाएंगे तो हम देखते हैं कि ये आर्थो पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन है, ये भी आर्थो पोजीशन है। यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा आ रही है, यानी कि ये वाली जो पोजीशन है वो कैसी है, इलेक्ट्रॉन रिच है। कैसी है? इलेक्ट्रॉन रिच है। तो जो भी ग्रुप आएगा जो अटैक करेगा वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। इलेक्ट्रोफाइल ऐसे अटैकिंग एजेंट होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और वो देखते हैं जहां पर भी इलेक्ट्रॉन
ज्यादा हैं वहीं पर अटैक करते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा कहाँ पे है, आर्थो पोजीशन पे है, और कहाँ पे है, पैरा पोजीशन पे है। तो इसलिए क्या होगा कि जो भी अटैकिंग हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो हमें या तो आर्थो मिलेगा या पैरा मिलेगा, आइसोमर ही मिलेगा, मेटा हमें नहीं मिलेगा। क्योंकि ये जो मेटा पोजीशन है यहाँ पर हमने कहीं भी नहीं देखा कि हमें कोई भी जो है यहाँ पर माइनस चार्ज दिखाई दे रहा हो, यानी माइनस चार्ज हमें कहीं भी दिखाई दे रहा हो, और हम क्या करें, यहाँ पर माइनस चार्ज दिखाई दे तो कोई भी अटैकिंग एजेंट वहां पे आके अटैक करे। तो मेटा वाला हमें नहीं मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, आर्थो और पैरा पोजीशन मिलेगा। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो OH है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी वो रिंग में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली रिएक्शन देखते हैं, नाइट्रेशन। पहली रिएक्शन क्या है, नाइट्रेशन। अगर हम फिनॉल की डाइल्यूट HNO3 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे और टेम्परेचर रखें 298 केल्विन, ठीक है, 298 केल्विन, तो हमें आर्थो पोजीशन पर जो है NO2 और पैरा पोजीशन पे NO2 देखने को मिलेगा। इससे हमारे जो प्रोडक्ट बनेंगे वो होंगे O नाइट्रोफिनॉल और P नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, तो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि या तो आर्थो और पैरा प्रोडक्ट हमको मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, एट एंड लो टेम्परेचर, यानी कि लो टेम्परेचर पर फिनाल जो है वो क्या करता है, आर्थो और पैरा का जो है मिक्सचर देता है, यानी कि आर्थो और पैरा का मिक्सचर मिलेगा, आइसोमर प्रोडक्ट। ठीक है, फिर इसको हमें क्या है, आर्थो को अलग करना है तो पैरा को अलग करना है, तो क्या करेंगे, स्टीम डिस्टिलेशन कर देंगे, और स्टीम डिस्टिलेशन से इसको हम क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। अब हम स्टीम डिस्टिलेशन करेंगे तो आर्थो और पैरा दो प्रोडक्ट का पहले मैं इसको पढ़ देता हूँ। एट अ लो टेम्परेचर 298 केल्विन फिनाल गिव अ मिक्सचर ऑफ आर्थो एंड पैरा आइसोमर प्रोडक्ट विच कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। तो इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं कि हमें जो है मिक्सचर ऑफ आर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। अब इसको हमें अलग अलग करना है तो हम स्टीम डिस्टिलेशन टेक्निक का यूज करेंगे, और वहां पर हम इसको क्या करेंगे, बॉयल करेंगे। तो बॉयल करेंगे, हम जानते हैं कि जो पैरा आइसोमर होता है, पैरा आइसोमर जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, और जो आर्थो आइसोमर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो हम कम टेम्परेचर पर क्या होगा, हम टेम्परेचर बढ़ाएं, कम टेम्परेचर पर ही हमें क्या मिल जाए, सेपरेट हो जाएगा, आर्थो अलग हो जाएगा और पैरा अलग हो जाएगा। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट कम ज्यादा क्यों होता है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम जो है अभी इस पर जो है डिस्कस करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि क्यों जो है पैरा नाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, और आर्थो जो नाइट्रोफिनॉल होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो देखिए, ओ नाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलेटाइल ड्यू टू द इंट्रामॉलिक्यूलर, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, भाई द पी नाइट्रोफिनॉल इज लेस वोलेटाइल due to intermolecular hydrogen bonding which causes the associated with the molecules। अब इसको मैं बताता हूं आपको कि जो ओ नाइट्रोफिनॉल है वो स्टीम वोलेटाइल होता है, यानी कि उसको स्टीम दोगे वो वोलेटाइल, वो उड़ जाएगा। ठीक है, ठीक है, जल्दी से उसको, जैसे आप जल्दी से स्टीम दोगे तो क्या होगा, वो स्टीम वोलेटाइल है और जो है उड़ जाएगा। और जबकि जो है पी नाइट्रोफिनॉल जो है वो लेस वोलेटाइल है, यानी जिस टेम्परेचर पर ओ नाइट्रोफिनॉल वोलेटाइल होगा उस टेम्परेचर पर पी नाइट्रोफिनॉल जो है वोलेटाइल नहीं होगा। दोनों में क्या कारण है, दोनों में रीजन जो है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो ओ नाइट्रोफिनॉल है उसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। कौन सी बॉन्डिंग है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जो पी नाइट्रोफिनॉल है उसमें जो है क्या है, वो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो हम समझते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। जैसे ये एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है आर्थोफिनॉल,
और आर्थोफिनाल में यहाँ पर आर्थो पोजीशन पर नाइट्रो लगा हुआ है और यहाँ पर जो है फिनाल OH लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो आर्थो पोजीशन पर नाइट्रो लगा हुआ है, यहाँ पर जो है इसका जो ऑक्सीजन है, इस जो ऑक्सीजन है वो इसके फिनाल के जो OH से H वाले से जो है क्या कर लेगा, बॉन्डिंग कर लेगा। क्या कर लेगा, बॉन्डिंग कर लेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो नाइट्रो है वो यहाँ पर ये यहाँ पर जो है क्या है, पार्सली पॉजिटिव, ये पार्सली निगेटिव है। तो इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और इससे जो है यहाँ पर एक बॉन्डिंग हो जाएगी, जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह रहे हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये मॉलिक्यूल में ही हो रही है, यानी कि मॉलिक्यूल के अंदर ही हो रही है। इस टाइप की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसे बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो विदिन किसमें हो, विदिन मॉलिक्यूल यानी मॉलिक्यूल्स के अंदर ही हो, उसे हम बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूल, यानी कि मॉलिक्यूल के अंदर ही हो गई। यहाँ पर कोई दूसरा मॉलिक्यूल नहीं है, एक ही मॉलिक्यूल है और उसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। जबकि पैरा नाइट्रोफिनॉल में क्या हो रहा है, पैरा नाइट्रोफिनॉल में क्या जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है वो एक मॉलिक्यूल पैरा नाइट्रोफिनॉल का ये है और एक मॉलिक्यूल पैरा नाइट्रोफिनॉल का ये है। तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। इस पर पार्सली, इस पर जो है पार्सली निगेटिव, इसके ऊपर पार्सली पॉजिटिव और इनके बीच में जो है क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ये मॉलिक्यूल और एक ये मॉलिक्यूल यानी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रही है, एक ही मॉलिक्यूल में ना होकर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रही है। तो उस टाइप की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसे बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। तो इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि जैसे हम लोग जब मैच खेलते हैं, ठीक है, यानी क्रिकेट मैच खेलते हैं, तो क्या होता है इंटरनेशनल यानी दो अलग अलग देश, यानी कि जैसे भारत और मतलब इंडिया और इंग्लैंड का मैच हो तो दो देशों के बीच में उसे बोले इंटरनेशनल, ठीक है। और जब हमारी जो घरेलू सीरीज होती है यानी कि जो रणजी ट्रॉफी वाले मैच होते हैं जिसमें हमारे जो है राज्य मतलब जो है स्टेट खेलते हैं, तो वो जो मैच होते हैं उनको हम लोग बोलेंगे इंट्रा नेशनल, यानी देश के अंदर ही जो मैच हो रहे हैं उनको बोलेंगे इंट्रा नेशनल, ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें मॉलिक्यूल्स के अंदर ही जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रही है तो इसे बोलेंगे इंट्रा मॉलिक्यूल्स। और यहाँ पर जो है क्या हो रहा है कि दो मॉलिक्यूल्स यानी दो क्या बहुत सारे यहाँ पे और मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनके बीच में भी ये देखिए हाइड्रोजन में थोड़ी खुली छोड़ रखी है और जो भी मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आएंगे, ठीक है, पैरा वाले वो यहाँ पर लगते चले जाएंगे। इस तरीके से क्या होगा कि ये एसोसिएशन हो जाएगा बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का। जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पर एसोसिएट हो जाएंगे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, तो इसको हम हीट देंगे तो इतनी जल्दी ये क्या होगा, वोलेटाइल नहीं होगा। लेकिन इसको हीट देंगे क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसको हीट दी और ये मॉलिक्यूल उड़ गया, ठीक है, वोलेटाइल हो गया। इसको हीट दी तो ये मॉलिक्यूल अगर उड़ने की कोशिश करेगा तो ये मॉलिक्यूल उसको खींचेगा, कहां जा रहा है भाई, कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, रुको, ठीक है। और ये दोनों उड़ने लगेंगे तो और वो इधर इधर जो है वो उनको खींचेंगे। इसलिए क्या होता है कि ये लेस जो है ये वाला पी नाइट्रोफिनॉल जो है वो लेस वोलेटाइल होता है, ठीक है, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये वाला जो है वो क्या होता है, हाईली वोलेटाइल होता है इंट्रामॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। इस कारण ऐसा होता है और हम इसको डेस्टिनेशन देते हैं। जिस टेम्परेचर पे वोलेटाइल हो जाएगा उस टेम्परेचर पे वोलेटाइल नहीं होगा तो ये दूसरे जो है फ्लक्स में पहुंच जाएगा और ये उसी फ्लक्स में बना रहेगा। इस तरीके से हम इसको जो है स्टेशन में क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम एक रिएक्शन और देखते हैं कि अगर हम फिनाल को रिएक्ट कराएं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में, वहां पर हमने क्या करा था, डाइल्यूटेड में कराया था, ठीक है। तो हमें आर्थो प्रोडक्ट आर्थो और पैरा नाइट्रोफिनाल का मिक्सचर मिला था। यहाँ पर हमें जो है क्या कराया, डायरेक्ट जो है मतलब सॉरी कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड पे हमने जो है फिनाल की रिएक्शन करवा ली। तो फिनाल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 2,4,6 नाइट्रोफिनाल में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 2,4,6 नाइट्रोफिनाल में। यानी कि हमने फिनाल लिया, उसकी कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ में रिएक्शन कराई, फिनाल लिया, उसकी कंसंट्रेटेड H2NO
HNO3 के साथ में रिएक्शन कराई तो यहाँ पर दोनों आर्थो पोजीशन पर एक पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप हमको मिल जाएंगे। तो डायरेक्ट ये प्रोडक्ट बन जाएगा, सीधे कन्वर्ट हो जाएगा जब हम कंसंट्रेटेड HNO3 लेंगे और इसका नाम होगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसका कॉमन नेम है पिक्रिक एसिड। क्या नाम है कॉमन नेम? पिक्रिक एसिड। ठीक है, तो क्या होता है, फिनाल को जब कंसंट्रेट के साथ में हम HNO3 के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो हमें पिक्रिक एसिड मिलता है, और जब हम फिनाल को डाइल्यूटेड HNO3 के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो हमें आर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल आइसोमर का मिक्सचर मिलता है, जिसको हम स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। जिसमें मैंने ये बताया कि क्यों ये जल्दी से सेपरेट हो जाएगा और क्यों ये देर से, मतलब ये सेपरेट नहीं होगा, क्योंकि ये लेस वोलेटाइल है, ये हाईली वोलेटाइल है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर और इंट्रा, सारी चीजें एग्जाम्पल देकर समझाई है। ठीक है, फिर एक बात और कर लेते हैं कि जो कंसंट्रेटेड HNO3 यानी कि फिनॉल की जब कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन का पिक्रिक एसिड जो मिलता है, तो इस रिएक्शन से जो पिक्रिक एसिड मिलता है वो बहुत ही कम मिलता है। क्या मिलता है? बहुत ही कम। दिस रिएक्शन गिव पुअर यील्ड पिक्रिक एसिड, यानी पिक्रिक एसिड की जो यील्ड होगी बहुत कम होती है। तो इसका एक दूसरा तरीका है कि हमें अच्छी यील्ड मिले, तो इसके लिए हम क्या कराते हैं, पहले पिक्रिक एसिड इज आल्सो प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग फिनॉल फर्स्ट विद कंसंट्रेटेड H2SO4 देन कंसंट्रेटेड HNO3। यानी कि फिनॉल जो है, क्या है, फिनॉल की जो है फिनॉल की हम H2SO4 जो कि कंसंट्रेटेड है और टेम्परेचर रखें 373 केल्विन, उस पर जो है इसके रिएक्शन करा दें तो हमें मिलेगा फिनाइल 2,4 डाई सल्फोनिक एसिड, यानी कि पैरा पे और आर्थो पे दोनों पे हमें क्या मिलेगा, फिनाइल 2,4 डाई सल्फोनिक एसिड मिलेगा। और फिर हम उसकी जो है कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ में रिएक्शन करा दें तो हमें जो है पिक्रिक एसिड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? पिक्रिक एसिड। अब इसकी जो है यील्ड यहाँ पर क्या है, 90% है। क्या है? 90%, यानी कि दिस रिएक्शन गिव गुड यील्ड पिक्रिक एसिड, यानी कि इस रिएक्शन से हमें जो है क्या मिलेगा, पिक्रिक एसिड जो की अच्छी यील्ड हमें मिलेगी, यानी कि पिक्रिक एसिड की इस रिएक्शन से हमें अच्छी यील्ड मिल रही है। ठीक है, तो ये लेक्चर आपको समझ में आया? या आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज हमारा लेक्चर 9 पार्ट 1 वॉल्यूम 1 यहीं पे फिनिश होता है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर भी करें, और कमेंट बॉक्स में आपको वीडियो कैसा लगा ये भी लिखना ना भूलें। तब तक के लिए आप लोगों को बाय बाय।